ओके। तो जैसा कि एक छोटी वीडियो में मतलब शॉर्ट्स में मैंने अनाउंस किया था कि बाकी के जो इस नीट वन शॉट सीरीज के जो वीडियो होंगे वो बोर्ड एग्जाम के बाद आएंगे, पर उसमें ये भी बोला था कि अगर कोई स्पेशल डिमांड हो तो वो बोल सकते हो, वो चैप्टर अपलोड की जाएगी। तो उसी स्पेशल डिमांड में कुछ बच्चों ने कुछ चैप्टर्स के नाम लिए, जिसमें आज हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर को। नीट वन शॉट सीरीज का सेम ये वीडियो सेम सीरीज में, मतलब इस वीडियो को आज कंटिन्यू करेंगे, इस चैप्टर को आज कंटिन्यू करेंगे। और भी कुछ चैप्टर्स आने वाले हैं बिफोर योर बोर्ड एग्जाम के ही, मतलब कुछ लोगों ने बोला कि आप अपलोड करो, हम बोर्ड के साथ साथ वो भी चैप्टर निपटा लेंगे। तो अगला जो वीडियो होगा, आगे के जो 2 वीडियोज होंगे वो क्लास 11th के होंगे। कौन से वीडियो होंगे वो कुछ आखिरी क्षणों में डिस्कस की जाएगी। आखिरी क्षण मतलब इस वीडियो के आखिरी क्षणों में डिस्कस की जाएगी कौन से चैप्टर्स आगे आने वाले हैं, वो अनाउंस करेंगे। अभी आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक, एज यूजुअल इस चैप्टर से रिलेटेड सारे ही कॉन्सेप्ट, सारे ही फॉर्मूला जो कि नीट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें डिस्कस की जाएगी विथ मिनिमम पॉसिबल टाइम। इस चैप्टर के जो नोट्स हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड होगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और बिना कुछ बकैती किए हुए सीधे चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला जो टॉपिक आता है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये होता है कि मतलब लेट से ये कोई पॉइंट है या कोई चार्ज है, लेट से क्यू। इस चार्ज को अगर हम इन्फिनिटी से मतलब अनंत दूरी से अगर किसी पॉइंट पे ले आएँ, तो अनंत दूरी से इस पॉइंट पे लाने में जो भी वर्क हमारे द्वारा की जाएगी, उस वर्क डन को ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज को ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। The work done bringing a unit positive charge from infinite distance to a point in electric field is called electric potential at that point. Work done bringing unit positive charge, ये ध्यान देंगे, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को या फिर वर्क डन पर यूनिट चार्ज उसको बोल सकते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। पर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो फार्मूला, कि कौन सा फार्मूला यूज किया जाए पोटेंशियल के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीज़ें होती है, अलग अलग होता है। बेसिक से शुरू करते हैं। बेसिक मतलब लेट से कोई एक पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज की वजह से कुछ डिस्टेंस आर पे अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है कि इस पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से इस पॉइंट पी पे, मतलब ये जो पॉइंट है वो पॉइंट पी नाम है, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? वी पी इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। के मतलब के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिखा जाता है, ये एक तरह से कांस्टेंट है। और इसकी जो वैल्यू होती है के की वैल्यू या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक, अच्छा, अब इसी को इसमें देखोगे तो मतलब 4 पाई तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी एक तरह का कांस्टेंट है जिसको परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम बोलते हैं। अब इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करोगे अगर ये यूज करके, तो वैल्यू कुछ आता है 8.85 × 10⁻⁻12 यूनिट हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको याद ही रखेंगे। और कुत्ते अभी से शुरू हो गए। के की वैल्यू याद रखेंगे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी याद रखेंगे 8.85 × 10⁻12। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट अ पॉइंट P which is lying at a distance r from the charge is given by kq by r। अब हम इस चैप्टर में 1/4 पाई एप्सिलॉन ना लिखे, हमेशा k के टर्म्स में लिखेंगे। लिखना आसान होता है और याद करना भी आसान होता है और बोलना भी आसान होता है। तो मतलब हम 1/4 पाई एप्सिलॉन को हमेशा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमेशा k लिखेंगे इस चैप्टर में। ठीक, तो आगे से मतलब इस चीज़ को रिपीट नहीं की जाएगी, आगे हम हमेशा k लिखते चलेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है, ये ध्यान देंगे। तो ये एक तरह का SCALAR स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है तो मतलब इससे डील करना आसान होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो अगर किसी मल्टीपल चार्ज की वजह से लेट से एक से ज़्यादा चार्ज प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जैसे लेट से Q1, Q2 और Q3 तीन चार्ज या फिर कई नंबर ऑफ चार्ज हो सकते हैं अगर प्रेजेंट है, तो इन सब की वजह से किसी पॉइंट P पे अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो वो क्या हो जाएगा इस पॉइंट P पे बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल
चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे और सबको सिंपली ऐड कर देंगे, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन का कोई लोचा नहीं होता है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 1 जो होगा KQ/R1 हो जाएगा, जहाँ R1 डिस्टेंस ऑफ चार्ज Q1 है पॉइंट P से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 2 जो होगा KQ2/R2 हो जाएगा, और थर्ड के द्वारा KQ3/R3 हो जाएगा, और सिंपली तीनों को ऐड कर देंगे तो हमें नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो कुछ भी मतलब डायरेक्शन का लोचा झंझट नहीं होता है, डील करना आसान होता है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, लेट्स से कोई एक रॉड है, इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड है, ठीक। उस पर जो चार्ज है, चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा दिया हुआ है, ठीक। चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा दिया हुआ है। अब इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो अगर हम लेट से किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो क्या फॉर्मूला होता है। तो लेट से 2 पॉइंट P और Q ले लें, तो VP माइनस VQ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट Q की वैल्यू जो होती है वो होती है 2K लैम्डा इंटू R2/R1, जहाँ पे 2 कांस्टेंट, K कांस्टेंट, वो पीछे वाला कांस्टेंट, लैम्डा क्या, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और R2/R1 में R2 क्या, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q, और मतलब R2 क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द रॉड, और R1 क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द रॉड। ये R1 की वैल्यू हो गई। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा इन दोनों पॉइंट के बीच में 2K लैम्डा इंटू ln R2/R1। ln मतलब लॉग है, लॉग टू द बेस E, उसको ln बोलते हैं, नॉट in, इसको मत समझना, ln है ये, ठीक। ठीक है, तो ये समझ में। अब इसमें एक बात तुम्हें आ रहा होगा कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर हमें सिर्फ पॉइंट Q का पोटेंशियल चाहिए होगा तो वो क्या होगा। तो एक पॉइंट का इसमें पोटेंशियल नहीं कैलकुलेट करते हैं क्योंकि वो इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि ये मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड है। तो इसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, नॉट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ठीक। एक्चुअल में हम हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ही कैलकुलेट कर रहे होते हैं। पॉइंट चार्ज के केस में भी मैं अगर पॉइंट P पे बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये होगा, तो एक्चुअल में इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हमने रेफरेंस ले रखा है कि वो वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। तो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये लिखा जाता है, जो कि स्टैंडर्ड होता है, मतलब हर जगह यूज कर सकते हो। और यहाँ पे मतलब हम डिफरेंस का ही फॉर्मूला ले लेते हैं, तो डिफरेंस का फॉर्मूला ये हो जाता है, ठीक। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्पेरिकल सेल अगर कैलकुलेट करना हो तो क्या हो जाएगा। फ़ोन को ज़रा साइलेंट पे रख दिया जाए। मासूका का कॉल नहीं था, मतलब पता नहीं कहाँ से कॉल आया था, पर ध्यान नहीं देंगे, ध्यान देंगे इधर टॉपिक पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्पेरिकल सेल। सेल का मतलब क्या होता है कि अंदर खाली है, ठीक, सिर्फ और सिर्फ यहाँ ही मटेरियल प्रेजेंट है, और इस मटेरियल पे पूरा का पूरा अगर चार्ज कोई डिस्ट्रीब्यूटेड हो, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी वो हम देखते हैं। तो अब इसमें डिफरेंट केस बनाया जा सकता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड द स्पेरिकल सेल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द स्पेरिकल सेल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द स्पेरिकल सेल। तो बारी बारी से देखते हैं। पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड द स्पेरिकल सेल। पॉइंट Q जो है, लेट्स से अगर वो आउटसाइड द सेल प्रेजेंट है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। बच्चों के साथ साथ कुत्ते भी खेल रहे हैं, कुत्ते के साथ साथ बच्चे भी खेल रहे हैं। तो पॉइंट Q पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, KQ/R, जहाँ पे R क्या, डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल, ठीक। अगर ऑन द सरफेस ऑफ सेल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो वो क्या होगा, सिंपल KQ/R, जहाँ पे R क्या, रेडियस ऑफ दैट स्पेरिकल सेल, ठीक। अगर इनसाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो इनसाइड वाला फॉर्मूला पे ध्यान देंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द स्पेरिकल सेल जो होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब किसी भी पॉइंट पे तुम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करो उसकी वैल्यू जो होगी वो सेम होगी, और वो वैल्यू बराबर होगा ऑन द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रिक मतलब ऑन द सरफेस ऑफ सेल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू के बराबर होगा। तो पोटेंशियल इनसाइड द स्पेरिकल सेल जो होगा वो KQ/R के बराबर ही होगा। तो वो इस डिस्टेंस पे डिपेंड बेसिकली नहीं कर रहा है, तो मतलब हर जगह वो कांस्टेंट ही रहेगा।
तो इनसाइड द स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट होती है और वो बराबर होती है ऑन द सरफेस ऑफ सेल के बराबर। ठीक, तो अगर तुम ग्राफ बनाओगे मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द स्फेरिकल सेल, तो वो ग्राफ कैसा दिखेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आर इजकल टू 0 से लेकर के कैपिटल आर तक वैल्यू जो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वो कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा तो मतलब एक ऐसा ग्राफ मिलेगा, और जैसे ही बाहर निकलोगे तब वो 1/r का वेरिएशन शुरू होता है। तो बाहर 1/r का वेरिएशन शुरू होगा तो बाहर मतलब ऐसे डिप करेगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द स्फेरिकल सेल। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सेल, बेसिकली ये वाला जो डिस्टेंस है। ठीक, आगे कुछ और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला देखते हैं। तो आगे मतलब अगला फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज सॉलिड स्फीयर। मतलब इसमें क्या है कि मसाला पूरा अंदर भी भरा हुआ है, मतलब जो चार्ज है वो टोटल पूरा अंदर भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस पे भी है, तो मतलब चारों तरफ चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है और मसाला भी पूरा अंदर भी वो पूरा सॉलिड स्फीयर है मतलब। ठीक, तो इस केस में फिर अगेन 3 वैसा ही केस बनेगा। अगर हम बाहर फॉर्मूला लिखें, मतलब लेट से कोई पॉइंट Q है जो कि अगर सेल के सॉलिड स्फीयर के बाहर लाई कर रहा है, तब जो फॉर्मूला होगा KQ/R सेम एज पीछे वाला फॉर्मूला के बराबर ही होगा, जहाँ Q जो है टोटल चार्ज ऑफ द स्फेरिकल, टोटल चार्ज ऑन सॉलिड स्फीयर। ठीक, अगर ऑन द सरफेस हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो तो KQ/R। ठीक, अंदर अगर कैलकुलेट करना हो तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला हो जाता है। तो अगर सॉलिड स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट T पे अगर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो तो वो फॉर्मूला होता है KQ/2r³ इंटू 3r² माइनस स्मॉल r², जहाँ पे कैपिटल R जो है वो तो रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर है और जो स्मॉल r है वो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। जिस पॉइंट पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर वो डिस्टेंस है। ठीक, तो वो इनसाइड द सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक, Q टोटल चार्ज। अब कभी कभी चार्ज जो होता है ऐसे केसेस में, सॉलिड स्फीयर के केस में चार्ज डेंसिटी भी दिया होता है, मतलब रो दिया होता है डायरेक्ट। तो रो अगर दिया है तो तुम चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो। रोज बेसिकली क्या होगा, चार्ज बाई वॉल्यूम। तो अगर रो दिया है, अगर चार्ज कैलकुलेट करना हो तो रो इजकल टू का टोटल चार्ज बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4/3πr³। तो इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दोगे रो से तो मतलब टोटल चार्ज मिल जाएगा। उस चार्ज को यहाँ पे डाल सकते हो और कैलकुलेशन को आगे बढ़ा सकते हो। ठीक, तो बेसिकली यहाँ पे बिकॉज ऑफ सॉलिड स्फीयर हमें ये 3 फॉर्मूले याद रखे हैं, जिसमें से 2 तो पीछे वाले के बराबर ही हैं। ये थोड़ा नया फॉर्मूला है तो इसको अंदर मतलब सॉलिड स्फीयर के अंदर जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा आगे अभी और थोड़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला कंटिन्यू करते हैं। अगर लेट से कोई चार्ज रिंग है, ऐसा कोई एक रिंग है जिसका रेडियस R है और इस रिंग की वजह से हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। लेट से उसके एक्सिस पे एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, मतलब पॉइंट P पे यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ड्यू टू दिस चार्ज रिंग। तो फॉर्मूला क्या होता है, और इस रिंग पे जो टोटल चार्ज है वो कैपिटल Q के बराबर है। तो जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P पे KQ/2r मतलब KQ/r² प्लस x² टू द पावर 1/2 नॉट 3/2 सॉरी, KQ/r² प्लस x² टू द पावर 1/2। ठीक, अंडर रूट ऑफ r² प्लस x² ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक, अच्छा अगर वही पोटेंशियल हमें सेंटर पे कैलकुलेट करना हो, मतलब ये जो पॉइंट इसको एकदम सेंटर ऑफ द रिंग पे कैलकुलेट करना हो पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, सिंपल KQ/R, जहाँ पे R क्या, रेडियस ऑफ द रिंग। ठीक, और Q क्या, टोटल चार्ज ऑन द रिंग। ठीक, ठीक है, अच्छा अब कुछ इंपॉर्टेंट रिश्ते देखते हैं। पहला रिश्ता देखते हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का रिश्ता क्या होता है वो देखते हैं। ठीक, तो उसके लिए क्या, पहले तो एक फॉर्मूला पता होगा कि जैसे अभी हमने पहले भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज कर देंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा। तो वैसे ही अगर हमें वर्क डन कैलकुलेट करना हो, वर्क डन, तो वो क्या हो जाएगा, Q डेल्टा V।
ठीक। अब यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है कि वर्क डन, उसमें जो हम वर्क डन कैलकुलेट करते थे वो हमारे द्वारा क्या वर्क डन किया गया है वो कैलकुलेट करते थे। यहाँ पे जो वर्क डन लिखा हुआ है वो वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा गया है। तो ये एक रिश्ता होता है जो कि आगे भी हम देखने वाले हैं कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, जो हमारे द्वारा वर्क डन किया गया है, वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होता है। तो यहाँ पे बेसिकली आता है वर्क डन बाई ह्यूमन डिवाइडेड बाई चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो दैट इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसलिए यहाँ पे माइनस डब्ल्यू ई लिखा गया है। डब्ल्यू ई का मतलब क्या हुआ कि वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक। तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू डेल्टा वी विथ माइनस साइन। और वही अगर वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, किसी इंसान के द्वारा कितना काम किया गया वो अगर कैलकुलेट करना हो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, तो वो सिंपल क्यू डेल्टा वी के बराबर होगा, सिर्फ क्यू डेल्टा वी। ठीक। अच्छा ठीक है। अब इसमें अगर हम वर्क डन को लिखे तो वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, क्यू इंटू ई, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो क्यू ई फोर्स हो गया है, फोर्स एफ डॉट डी आर वर्क डन, और Q और Q कैंसिल हो जाएगा तो जो डेल्टा V होगा वो सिंपल E डॉट डी आर हो जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा गया है चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब किसी दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज होता है, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर फ्रॉम R1 टू R2 और फ्रॉम RI टू RF, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो अगर E डॉट डी आर इंटीग्रेट कर दें फ्रॉम R1 टू R2 तो उस दो पॉइंट के बीच में हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, और विथ माइनस साइन यहाँ पे चेप देंगे। ठीक। तो ये रिश्ता होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। ठीक है। अच्छा, अगर थोड़ा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अगर लिखा जाए, क्योंकि ये यहाँ पे तो ये तो स्केलर क्वांटिटी है, पर इधर ये जो दो क्वांटिटी है जो डॉट प्रोडक्ट में है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी के साथ बहुत ही मतलब सावधानी से डील करना पड़ता है। तो अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं कि एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इजकल टू ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। ठीक। डी आर वैक्टर को लिख सकते हैं कि डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप। ठीक। अब इन दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट कर दें तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ई एक्स डी एक्स ई वाई डी वाई ई जेड डी जेड, और सबको ऐड कर देंगे बट विथ माइनस साइन। तो सबको पीछे माइनस साइन लग जाएगा पिछवाड़े में। ठीक। मतलब पीछे में, बद्दी लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे। तो अब डी वी का, और इधर जो वी एफ माइनस वी आई है, मतलब क्या चेंज इन पोटेंशियल है, तो उसको हम डी वी लिख सकते हैं। तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा। तो अगर हम ई एक्स का एक्सप्रेशन लिखें, मतलब एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखें, तो उसको हम लिख सकते हैं डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। ठीक। मतलब इक्वेट करके, मतलब अब ये क्या होता है कि डेल्टा, मतलब यहाँ पे डी डी लिखते थे, अब यहाँ पे डेल्टा क्यों लिखने लगा, इसको हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। मतलब v को सिर्फ x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। अगर v में कोई और वेरिएबल है तो उसको हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, और डिफ्रेंशिएशन सिर्फ और सिर्फ x के रेस्पेक्ट में ही करेंगे। तो जो डिफ्रेंशिएट करने के बाद मिलेगा वो x कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। सेम y कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू y, और जेड कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू जेड। अब ई एक्स ई वाई ई जेड मिल जाएगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखना हो तो ई एक्स जो भी इधर से मिला है आई कैप ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, ऐसा लिख सकते हैं। और तीनों कॉम्पोनेंट हम इन तीन फार्मूला यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक। अब यहाँ पे देखोगे थोड़ी से के लिए मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट कि इधर देखो ये वेक्टर क्वांटिटी है और इधर मतलब स्केलर क्वांटिटी है। हम किसी स्केलर क्वांटिटी का यूज करके वेक्टर क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। मतलब एक ऐसा क्वांटिटी जिसको खुद के पास डायरेक्शन की कोई ज्ञान नहीं है, और उसका यूज करके हम ऐसी क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हैं जिसके पास डायरेक्शन है। तो मतलब यूजुअली हम हाई इन्फॉर्मेशन से लो इन्फॉर्मेशन की तरफ मूव करते हैं, पर यहाँ पे लो इन्फॉर्मेशन का यूज करके हाई इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कर रहे हैं। ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स, नॉट रिलेटेड विथ नीट प्रॉब्लम, बट थोड़ा फीलिंग्स आएगा। मतलब अगर चीज़ को समझोगे तो ये कितना पावरफुल फॉर्मूला है ये सब। ठीक। तो इसमें तो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो हम चेंज इन पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला का यूज करके। अगर पोटेंशियल पता हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं इन फॉर्मूला का यूज करके। ठीक, बिल्कुल ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रो इक्वी पोटेंशियल सरफेस, नॉट इलेक्ट्रो
इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है कि मतलब कोई भी सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो, पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट हो, तो वैसे सरफेस को हम बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक, तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। तो लेट से कोई तुम दो पॉइंट लोगे ए और बी, तो पोटेंशियल एट ए विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट बी। तो किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करोगे तो वो जीरो आएगा, क्योंकि हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम ही है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस और ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज जीरो। ठीक, तो ये बात ये बोल रहा है। अब डेल्टा वी जीरो है, डेल्टा वी क्या होता है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर विथ माइनस साइन, बट अगर जीरो है तो ई डॉट डी आर की वैल्यू भी जीरो होगी। तो वही यहाँ पे लिखा गया कि ई डॉट डी आर की वैल्यू भी, ये जीरो है तो इसका मतलब ई डॉट डी आर की वैल्यू भी जीरो होगी। ई डॉट डी आर की वैल्यू जीरो होगी, इसका मतलब क्या हुआ, ई डॉट डी आर को क्या लिख सकते हो, ई डी आर कॉस थीटा। अगर ये हमेशा ही जीरो हो रहा है मतलब कॉस थीटा की वैल्यू जीरो है, कॉस थीटा की वैल्यू जीरो है, थीटा मतलब 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या हुआ, डी आर क्या हो जाएगा, डी आर इज द डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव कर रहे हैं तो ये डी आर हो जाएगा। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है इसके। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, ये बात ध्यान देंगे। ठीक, कि ये मतलब सिग्निफाई कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये याद ही रखेंगे, नहीं समझ में आया अगर जो मैं पीछे बोला तो याद कर लो, रट जाओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक, क्योंकि अगर वो परपेंडिकुलर नहीं होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट अलोंग द सरफेस होगा तो फिर पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं रहेगा, पोटेंशियल चेंज होगा। क्योंकि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करते हैं तो पोटेंशियल घटता है, पोटेंशियल डिक्रीज होता है। इस फॉर्मूले में ये जो माइनस साइन है ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर ई डॉट डी आर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में तुम मूव करोगे तो पोटेंशियल जो होगा वो डिक्रीज होगा, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है। ठीक, तो ये भी बात याद ही रखेंगे। ठीक, यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि नेगेटिव साइन सिग्निफाई दैट व्हेन वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज। ओके, ठीक है। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर हम कुछ चार्ज के लिए देखें कि कैसा कैसा होता है, तो अगर कोई पॉइंट चार्ज अगर तुम ले रहे हो तो उसकी वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो कंसेंट्रिक स्पेयर होता है। मतलब अगर ये कोई पॉइंट चार्ज है क्यू, इसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा वो कंसेंट्रिक स्पेयर होगा। मतलब कंसेंट्रिक स्पेयर लोगे तो इस हर पॉइंट पे, इस स्पेयर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। या फिर एक दूसरा स्पेयर ले लिए तो इस स्पेयर पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, ऐसा मतलब बोल सकते हैं। ठीक, अच्छा, दूसरी पॉइंट क्या, क्लोजली स्पेस्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाई कर रहा है और इक्विपोटेंशियल सरफेस काफ़ी क्लोजली स्पेस्ड है, मतलब बहुत नज़दीक बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इसका मतलब होता है कि उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। ठीक, अच्छा, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कहीं पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाई कर रहा है तो उसके लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो पैरेलल प्लेन्स होते हैं। कि मतलब अगर ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा वो कोई पैरेलल प्लेन्स होगा। मतलब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा कोई पैरेलल प्लेन्स होगा, प्लेन मतलब ऐसा कोई पैरेलल प्लेन होगा। प्लेन मतलब कोई बुक, अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो पैरेलल प्लेन ऐसे कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ठीक, पैरेलल प्लेन्स परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मतलब जा रहा होगा और प्लेन ऐसे होगा। ठीक, ठीक है। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। पहले अभी तक हमने जो भी पढ़ाई की वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक, अब पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब एनर्जी के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। हालांकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी एक तरह का स्केलर क्वांटिटी ही है, क्योंकि एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होता है। एनर्जी स्केलर क्वांटिटी तो मतलब हर तरह के एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होते हैं। ठीक, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी
का फॉर्म, हम सीधे फॉर्मूला पे आएंगे, फालतू की कुछ भी बकैती नहीं करेंगे। तो अगर कोई 2 पॉइंट चार्ज दे रखा हो तो उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। अच्छा, अब जो ध्यान देने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम किसी एक चार्ज से किसी दूसरे पॉइंट पे कैलकुलेट करते थे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से या फिर कोई एक चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे कैलकुलेट करते थे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसी 2 चार्ज के बीच में कैलकुलेट किया जाता है, मतलब किसी 2 चार्ज, 2 या 2 से ज़्यादा चार्ज का कॉम्बिनेशन है, तो उस सिस्टम का मतलब दोनों चार्ज कंबाइन करके उनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा वो कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे लेट से सिंपलेस्ट केस लेते हैं पहले कि 2 पॉइंट चार्ज दिया गया है, तो इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा वो कैलकुलेट हम करते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है U इजकल टू के Q1 Q2 बाई R, जहाँ पे U को हम यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए। K अपना वही वाला K है कांस्टेंट 9 × 10⁹ वाला, Q1 Q2 दोनों चार्ज और R क्या डिस्टेंस बिटवीन देम, ये भी एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है, तो डरने की बात नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके भूल जाओ। यूनिट क्या होगा, जूल, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है तो कोई भी एनर्जी का यूनिट जूल ही होता है। ठीक, अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होता है या फिर नॉर्मल कोई भी पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो अगर फोर्स अट्रैक्टिव है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है। उसको तुम ऐसे भी देख सकते हो कि अगर लेट से ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव इन नेचर होगा, मतलब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और जब हम इनका पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो ये प्लस साइन के साथ लेंगे या माइनस साइन के साथ लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आएगा। तो अगर फोर्स अट्रैक्टिव है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर फोर्स रिपल्सिव है तो दोनों सेम चार्ज है, प्लस प्लस है या फिर माइनस माइनस है, तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो पॉजिटिव आएगा। और ये हमेशा ही ट्रू होता है। तो जब भी फोर्स नेगेटिव इन नेचर होता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है, और फोर्स रिपल्सिव इन नेचर होता है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होता है। फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, फोर्स रिपल्सिव इन नेचर तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी था किसी 2 पॉइंट चार्ज के बीच में। अगर 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट चार्ज प्रेजेंट हो और उनके बीच का, और मतलब उसको एज ए सिस्टम अगर हम कंसीडर कर लें, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ पे 3 चार्ज प्रेजेंट है, तो इन तीनों चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा अगर ये हमें कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 ईच पेयर लेंगे, मतलब जितने भी 2-2 के पेयर बन सकते हैं उतने पेयर बनाएंगे और उस हर पेयर का पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, हर जोड़े का पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो पहले जोड़ा बनाएंगे। तो जोड़ा कैसे बना सकते हैं, एक जोड़ा नहीं, डिलीट कर दिया, इनको मारना नहीं है। एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, जोड़ी समझते हो, कपल। ठीक, अब समझ में आ रहा होगा। तो Q1 Q2 के बीच में अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है, मतलब कैलकुलेट तो तीनों का करना है, तो जोड़ा बना के करेंगे। तो जोड़ा बनाएंगे तो इससे जोड़ा बनाएंगे तो इसके बीच का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा के Q1 Q2 बाई R1। इस जोड़े के बीच का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा के Q2 इंटू Q3 बाई R2, जो भी इस जोड़े के बीच का डिस्टेंस है। इस जोड़े के बीच का क्या हो जाएगा, के Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R3। यहाँ पे R3 होगा, नॉट R1, और 3 होगा यहाँ पे। ठीक, तो ये हो जाएगा। तो वो पोटेंशियल एनर्जी हो गया, मतलब सारे पॉसिबल जोड़े का हमने कैलकुलेट कर लिया, सबको ऐड कर दो तो नेट पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का हमें मिल जाएगा। ठीक, तो वैसे ही अगर यहाँ पे तो 3 था तो 3 टर्म आया, 3 जोड़ा बना। अगर लेट से 4 चार्ज होंगे तो कितने जोड़ा बनेगा, 1 2 3 चार्ज। लेट से Q1 Q2 Q3 Q4 4 चार्ज हैं तो कितना जोड़ा बनेगा, कितने पेयर बनेंगे, 4 बनेंगे, नहीं उससे ज़्यादा बनेंगे। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा डायगोनल वाला, और ये 6 जोड़ा। तो अगर 4 चार्जेज होंगे तो 6 पेयर्स आएगा, ऐसे ऐसे। ठीक, तो अगर हम इसको जनरलाइज करें कि अगर n नंबर ऑफ चार्ज है तो उसकी वजह से हमें NC2 टर्म्स लिखने होते हैं टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। NC2 का मतलब होता है n इंटू n माइनस 1/2। जैसे कि अगर 4 नंबर ऑफ चार्जेज हो तो 4 इंटू 4 माइनस 1 3/2, मतलब 6 पेयर्स होंगे, 6 जोड़े बनेंगे, 6 कपल बनेंगे, कपल नहीं बनेंगे मतलब
समझ में आ रहा है, भावनाएं लो। और ऐसे ही 3 हुआ तो 3 × 3 - 1 2/2, 2 कैंसिल, तो 3 टर्म्स यहाँ पे जैसे हमने लिखा है, ठीक। 4 के केस में 6 टर्म जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया, चारों कोना वाला और 2 डायगोनल वाला। और ऐसे ही मतलब 5 होंगे तो मतलब कैलकुलेट कर सकते हो कितने, तो मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इधर ऐड करते जाएंगे, उतने नंबर ऑफ टर्म्स ऐड करेंगे तो हमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा, पॉइंट चार्ज की वजह से टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मतलब वो हो जाएगा, ठीक है। आगे और भी कुछ रिश्ते देखते हैं, बहुत सारे रिश्ते हमें पढ़ाई करने हैं, जिंदगी में भी और फिजिक्स में भी निभाने भी होते हैं उनको। तो आगे कुछ रिश्ते और ज़रा समझते हैं, रिश्तों को ही समझना है, मतलब जीवन का यही काम है, जीवन की कला है रिश्ते समझना। जो इंसान रिश्ता समझ गया मतलब जीवन में महारथी हासिल हो जाता है, जीवन काफ़ी आसान हो जाती है, ठीक। लेकिन अभी हम फिजिक्स में जो रिश्ते होते हैं वो समझेंगे। जीवन के रिश्ते तो जीवन भर समझते रहना है और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, ठीक। वो समझ में आ गए तो नैया पार हो जाए। पर ध्यान देते हैं, फिजिक्स पे आते हैं। द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का रिश्ता क्या होता है, ठीक। तो रिश्ता कुछ ऐसा होता है कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को आर से डिफ्रेंशिएट करें और निगेटिव पिछवाड़े में चेप दें, मतलब लगा दे आगे, मतलब लगा दे निगेटिव, तो हमें फोर्स मिल जाएगा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F = -du/dr, जहाँ पे du/dr का मतलब क्या हुआ, u पोटेंशियल एनर्जी, r मतलब डिस्टेंस हो गया या फिर पोजीशन वेक्टर भी बोलते हैं इसको। तो u को अगर r से डिफ्रेंशिएट करें तो हमें, और माइनस साइन डाल दे उसमें, तो फोर्स मिल जाएगा। अगर u x के टर्म्स में दे रखा है तो du/dx हो जाएगा, u अगर y के टर्म्स में दे रखा है तो du/dy हो जाएगा, मतलब ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा मतलब ये कुछ रिश्ता होता है इनके बीच का। अगर दूसरा रिश्ता लिखना हो, जैसे यहाँ पे तो पोटेंशियल एनर्जी पता हो तो हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं इस रिश्ते का यूज करके। एक और रिश्ता लिखा जा सकता है कि du - -F.dr इंटीग्रेशन, मतलब dr को इधर भेज दे तो वो इंटीग्रेशन में चला जाएगा और माइनस साइन को खोपचे में इधर डाल दें। तो अगर हमें फोर्स दे रखा हो तो r के साथ इंटीग्रेट कर दें और माइनस साइन डाल दें तो हमें पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। तो दोनों ही बैक एंड फोर्थ कैलकुलेशन पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, अब इस केस में ज़्यादातर केसेस में इक्विलिब्रियम वगैरह पूछ रखा होता है, ठीक। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम एक कंडीशन होता है, जो मतलब कौन सा कंडीशन होता है कि अगर नेट फोर्स 0 हो जाए तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो फॉर इक्विलिब्रियम नेट फोर्स जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। नेट फोर्स 0 होना चाहिए मतलब du/dr की वैल्यू 0 होनी चाहिए। du/dr की वैल्यू 0 होना चाहिए मतलब क्या, कि अगर हम u और r का एक ग्राफ बनाएं तो उस ग्राफ में du/dr क्या होगा, du/dr बेसिकली स्लोप होगा उसका। तो du/dr 0 होना है मतलब स्लोप 0 होना है। इस केस में अगर u और r का ग्राफ है तो उसमें जो स्लोप होगा, जहाँ जहाँ स्लोप 0 होगा वहाँ वहाँ फोर्स 0 होगा और वहाँ वहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा। तो जैसे कि अगर ऐसा कुछ हम फोटो बनाएं तो इस फोटो में कहाँ कहाँ पे स्लोप 0 है, इस पॉइंट पे स्लोप 0 है, इस पॉइंट पे स्लोप 0 है और ये सारा ही पॉइंट पे स्लोप 0 है। तो इस पॉइंट ए, पॉइंट बी और ये सभी पॉइंट पे स्लोप 0 है। तो ये सभी पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक। अच्छा, अब इक्विलिब्रियम भी कुछ तरह तरह का होता है। तो मेनली 3 तरह का इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि फोर्स इक्विलिब्रियम मतलब फोर्स तो 0 होगा ही होगा। और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है तो यहाँ पे देखा जाए तो ये वाला पॉइंट है जहाँ पे स्लोप 0 है, मतलब फोर्स 0 है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। तो ये वाला जो इक्विलिब्रियम है वो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अच्छा, ये तो फोटो देख के पता चल रहा है, अगर फोटो ना दे रखा हो तो कैसे पता लगाएंगे कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। तो उसके लिए एक मैथ में टेक्निक होता है या फिर इसको टूल बोलते हैं या फिर एक मतलब मशीनरी है। अगर हम u को 2 बार डिफ्रेंशिएट करें r के रेस्पेक्ट में और जो भी हमें मिले, अगर वो एक पॉजिटिव नंबर मिले, मतलब ग्रेटर देन 0, मतलब अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उस पॉइंट पे वो मिनिमम होगा, वो तुम बोल सकते हो, ठीक। मतलब पोटेंशियल एनर्जी को 2 बार r के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करो, जो भी एक्सप्रेशन मिला उसमें r की वैल्यू पुट करो। वो पुट करने के बाद अगर तुम्हें एक पॉजिटिव नंबर मिल रहा है
तो मतलब हुआ कि उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। ठीक, तो मिनिमम है तो मतलब इक्विलिब्रियम कैसा होगा, स्टेबल होगा। और उसके पहले फोर्स तो चेक करना ही है कि फोर्स जीरो होना ही चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए। ठीक, वैसे ही अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि फोर्स तो जीरो होगा, इक्विलिब्रियम मतलब फोर्स जीरो होगा, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे। तो उसका कंडीशन देखा जाए तो पॉइंट ए वाला जो केस है ये इक्विलिब्रियम केस है, बट यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो ये तो फोटो से और मैथ के से अगर तुलना करना हो, मैथ से पता करना हो तो कैसे पता करेंगे, यू को 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसमें आर की वैल्यू पुट करेंगे। पुट करने के बाद अगर तुम्हें कोई एक निगेटिव नंबर मिल रहा है, इसका मतलब कि उस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम है। मैक्सिमम है मतलब इक्विलिब्रियम कैसा होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक, तीसरे तरह का इक्विलिब्रियम होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम जैसे ये वाला केस हो गया। ठीक, अब यहाँ पे होता क्या है कि फोर्स तो जीरो होगा ही, लेकिन जो डबल डिफ्रेंसिएशन होता है वो डबल डिफ्रेंसिएशन जीरो के बराबर होता है। मतलब डबल डिफ्रेंशिएट करो, सेम चीज़ डबल डिफ्रेंशिएट करो यू को, उसमें आर की वैल्यू पुट करो, अगर तुम्हें जीरो मिल रहा है मतलब वहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, जो कि फोटो में कुछ ऐसा दिखता है, मतलब ऐसा अगर हो तो वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक, ठीक है, ये क्लियर हुआ इक्विलिब्रियम वाला केस। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। अब डाइपोल जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में पढ़ते हैं कि डाइपोल क्या होता है। सिंपल मतलब 2 लाइन में अगर दोहराएं कि डाइपोल होता क्या है, तो अगर 2 चार्जेज जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और साइन अपोजिट हो, एक पॉजिटिव हो तो एक नेगेटिव हो, और ये दोनों चार्जेज कुछ डिस्टेंस पे अगर सेपरेटेड है, तो इस सिस्टम को हम डाइपोल बोलते हैं कि 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस आर कॉल्ड डाइपोल। अब किसी भी डाइपोल का हम डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पे जो डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्ज है हमने 2L ले रखा है, तो यहाँ पे हमने 2L ले रखा लिख रखे हैं। अगर D होता है सिंपल दोनों के बीच का डिस्टेंस D लेते तो यहाँ पे हम D लिखते हैं। तो डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्ज के बराबर होता है। अच्छा, डाइपोल मोमेंट एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, यहाँ पे P जो है ये डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। तो अगर इस केस में ये डाइपोल है तो इसमें डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये वाला डायरेक्शन होगा, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा। ठीक, अच्छा, अब इस डाइपोल की वजह से अगर हमें किसी जनरल पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो पहले तो हम इसमें क्या करते हैं, लेट से पॉइंट P है तो कुछ चीज़ें पता करनी होती है कि पहले तो उस पॉइंट P का डाइपोल के सेंटर से कितना डिस्टेंस है R, वो पता करते हैं, और इस पोजीशन वेक्टर का मतलब जो भी पोजीशन है किसी जिस पॉइंट का, जिस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर डाइपोल मोमेंट से कितना एंगल बना रहा है थीटा, वो थीटा कैलकुलेट करना होता है। तो ये 2 चीज़ पता होना चाहिए। अगर वो पता है तो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P KP कॉस थीटा बाई R क्यूब। ठीक, KP कॉस थीटा बाई R क्यूब ही होता है या R स्क्वायर होता है, R स्क्वायर होता है। यहाँ पे सही लिख रखा है लेकिन ऊपर नोट्स मतलब जस्ट वीडियो रिकॉर्ड करने का पहले ही बना रहा था, तो हड़बड़ी में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, इंसान ही है तो माफ़ करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P जो होता है वो क्या होगा, KP कॉस थीटा बाई R क्यूब, KP कॉस थीटा बाई R स्क्वायर। ठीक, यही फ्लो में लिखा गया था। चिंता मत करो, कोई भी चीज़ें जो वीडियो जाती है वो सारे वेरीफाइड होते हैं। मतलब वीडियो अगर ये अपलोड हो रहा है तो मतलब वो चीज़ें वेरीफाइड है, जो भी तुम देख रहे हो वो सही है। ठीक, अगर कुछ गलती होता है तो मतलब उसको रेक्टिफाई कर दिया जाता है। वीडियो पे ट्रस्ट नहीं करना है, ट्रस्ट इशू नहीं लाना है कि भाई कुछ गलत पढ़ा रहे हैं या नोट्स में गलत लिख रखा है। नोट्स सारे वेरीफाइड होते हैं तो उसमें कोई भी चीज़ें गलत होने के चांसेस बहुत कम है। फिर भी हम इंसान हैं, मतलब गलती तो कहीं भी निकल सकता है, पर चांसेस बहुत कम होते हैं, लगभग ना के बराबर, बहुत वेरीफाइड होते हैं सारी चीज़ें। ठीक, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P जो होता है वो फॉर्मूला होगा, मतलब इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा वो KP कॉस थीटा बाई R स्क्वायर। ठीक, ये फॉर्मूला हो जाएगा, जहाँ पे K क्या कांस्टेंट, P जो क्या है डाइपोल मोमेंट, R क्या डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, और थीटा क्या एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल।
ठीक, तो ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, अब ये जनरल फॉर्मूला हो गया। अगर हमें एक्सियल पोजीशन पे कैलकुलेट करना हो, एक्सियल मतलब कोई ऐसा लाइन जो इसके थ्रू जाता हो, तो वो एक्सियल पोजीशन हो जाएगा। तो एक्सियल पोजीशन के लिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब ये पॉइंट इधर आ जाए तो ये थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो थीटा 0 हो जाएगा तो कॉस 0 कितना, 1 हो जाता है। तो किसी भी एक्सियल पोजीशन पे जो कि एट अ डिस्टेंस आर लाई कर रहा है, तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल KP/r²। ठीक, और वही अगर हमें इक्वेटोरियल पॉइंट पे कैलकुलेट करना हो, मतलब ये डाइपोल है और ये इक्वेटोरियल पोजीशन हो जाएगा, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे किसी पॉइंट पे अगर हमें डाइ पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल पॉइंट पे, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90। थीटा की वैल्यू 90 मतलब कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगा। तो कॉस 90 0 मतलब पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब किसी डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है। ठीक, तो मतलब ये ध्यान में रखेंगे। ठीक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब बारी बारी से एक एक चीज़ पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारे टर्म्स आते हैं। तो पहले तो अगर किसी डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो नेट फोर्स ऑन द डाइपोल जो होता है वो 0 होता है, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज पर अगर फोर्स इधर लगेगा तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स उतना ही इधर लगेगा। तो नेट फोर्स ऑन द डाइपोल जो होगा वो 0 हो जाएगा अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। तो अगर वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो इस पे फोर्स और इस पे फोर्स दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होगी, तो नेट फोर्स रहेगा। तो अगर कोई डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तब नेट फोर्स की वैल्यू नॉन जीरो होगा, लेकिन अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तब नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगी। ठीक, ठीक है। टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, इस डाइपोल पे कुछ टॉर्क भी लगेगा। उस टॉर्क का फॉर्मूला क्या, टॉर्क इजकल टू P×E। अब टॉर्क एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये P×E को क्या लिख सकते हो, PE sin थीटा, जहाँ पे P क्या डाइपोल मोमेंट, E क्या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा क्या एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे इस केस में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो थीटा क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का एंगल, वो वाला थीटा यहाँ पे डालेंगे तो वो टॉर्क हो जाएगा। तो टॉर्क हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक, ठीक है, और भी बातें देखते हैं। वर्क डन ऑन द डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर किसी डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट किया जाए तो कितना वर्क डन करना होगा, मतलब इस डाइपोल को अगर तुम रोटेट कर रहे हो कुछ एंगल से तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन इजकल टू होता है टाउ डी थीटा। टाउ का फॉर्मूला मतलब टॉर्क, वो हो जाएगा PE sin थीटा डी थीटा। साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेट करोगे तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या, माइनस कॉस थीटा, और फिर उसमें इंटीग्रेट करके वैल्यू पुट करोगे तो माइनस को अगर खोपचे में ले लें तो cos θ2 माइनस cos θ1 हो जाएगा, और इस माइनस को अंदर चेप दे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो cos θ1 माइनस cos θ2 बन जाएगा। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स ऑन डाइपोल इन रोटेटिंग फ्रॉम एंगल θ1 टू θ2 इज इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2, ये याद रखेंगे। ठीक, अच्छा, अगर हमें वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करना हो तो क्या फॉर्मूला होता है, तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स होता है, पहले भी हमने जैसे कि डिस्कस किया। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर द्वारा वर्क डन कैलकुलेट करना है तो सिंपल मतलब जो फोर्स के द्वारा वर्क डन है उसमें माइनस चेप दो, तो यहाँ पे माइनस चेप दोगे तो वो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ठीक, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर कोई डाइपोल किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो अब इसमें कुछ बातें डिस्कस करते हैं, मतलब कुछ कॉन्सेप्ट जो कि ज़रूरी है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो थोड़ा डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट फार्मूला पे जंप नहीं करते हैं, थोड़ा सा चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी का जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है जो हर जगह वैलिड होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। बेसिकली मतलब हर पोटेंशियल एनर्जी किसी ना किसी, एक मिनट, कैमरा का है बिजी आने लगा, कैमरा बिजी आ रहा है।
जहाँ पे हम नहीं बिजी हो रहे हैं वहाँ कैमरा बिजी हो रहा है। ठीक है, तो बात यह है कि कोई भी पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो किसी न किसी कंजर्वेटिव फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग डिफाइन होता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरह का कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है। स्प्रिंग फोर्स एक तरह का कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में तुमने पढ़ा होगा, वो जो फोर्स होता है वो भी एक तरह का कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किसी न किसी कंजर्वेटिव फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग ही डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे हैं वो किस फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग डिफाइन किया गया है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बराबर होता है निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। अगर ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है तो वो बराबर होता है निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स के। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ये हमेशा ही वैलिड होता है। ठीक, तो ये काफ़ी पावरफुल फार्मूला है, इसको ध्यान में रखेंगे। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक, तो ठीक है, तो ये मतलब हो जाएगा। अच्छा, अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। और निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स वो हमने पहले देखा था, मतलब वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स ये हो गया, उसमें नेगेटिव साइन चेप दो, नेगेटिव साइन चेप दोगे तो ये माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा। तो ये माइनस एक और डाल दोगे तो ये माइनस और माइनस मिलके यहाँ पे प्लस बन जाएगा। तो सिंपल हो जाएगा पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक, तो ये हुआ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब ये भी बात ध्यान रखने की वाली है कि पोटेंशियल एनर्जी में हमेशा हम चेंज ही कैलकुलेट कर रहे होते हैं, कभी भी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट नहीं करते हैं। अगर कहीं पे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है, मतलब एब्सोल्यूट का मतलब क्या? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पॉइंट, वो उस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो उस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। हम हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो अगर किसी एक पॉइंट पे तुम्हें फॉर्मूला में दिया गया कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पॉइंट, मतलब कहीं दूसरे जगह रेफरेंस लिया गया है, उस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी उसके रिस्पेक्ट में बताई जा रही है। ठीक, जैसे कि ग्रेविटेशनल वाले में हम पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h लिखते हैं mgh, तो उसमें रेफरेंस क्या लिया गया है कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 ले ली गई है, उसके रिस्पेक्ट में हम इस पॉइंट पे लिख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर होगा। वैसे ही इस केस में हम रेफरेंस क्या लेते हैं? रेफरेंस लेते हैं थीटा 1 इजकल टू 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 ले लेते हैं, ये हमारे लिए यहाँ पे रेफरेंस हो गया। तो अगर 90 डिग्री पे हम पोटेंशियल की वैल्यू 0 ले लें तो उसके रिस्पेक्ट में हम किसी दूसरे पोजीशन में पोटेंशियल की फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो थीटा 2 मतलब थीटा 1 रेफरेंस हो गया जो कि 90 डिग्री है, तो थीटा 2 की वैल्यू लेट से थीटा नॉट बोल देते हैं। तो अब अगर हम चेंज इन पोटेंशियल लिखें तो पी कॉस थीटा 1 की वैल्यू 90 डिग्री माइनस थीटा 2 मतलब थीटा नॉट। और इस केस में जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगा वो 0 होगा, क्योंकि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कॉरस्पॉन्ड टू थीटा इजकल टू 90 डिग्री। थीटा इजकल टू 90 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग हमने पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस के तौर पे 0 ले रखा है, तो ये 0 हो जाएगा। तो यू एफ इज इक्वल टू, और कॉस 90 की वैल्यू भी 0 इधर हो गई, तो पीई माइनस कॉस थीटा नॉट हो गया। तो इसको अगर थोड़ा खोपचे में लिखे तो माइनस साइन अगर यहाँ पे आ जाए तो माइनस पीई कॉस थीटा नॉट हो जाएगा, और यू एफ को हम यू लिख सकते हैं। तो ये एक तरह से हो गया कि पोटेंशियल एट थीटा नॉट, मतलब किसी भी एंगल पे अगर हमें पोटेंशियल की वैल्यू लिखनी हो तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला अपने को क्या मिल गया? माइनस पीई कॉस थीटा नॉट। ठीक, लेकिन इसमें इनबिल्ट क्या है कि 90 डिग्री पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 ली गई है, और ये रेफरेंस होता है, ये हर जगह स्टैंडर्ड होता है। तो अगर तुम्हें किसी पर्टिकुलर एंगल पे पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब यही सेमी फॉर्मूला यूज करके माइनस पीई कॉस थीटा नॉट यूज करके। ठीक, और पी कॉस थीटा नॉट माइनस पी डॉट ई लिख सकते हो, मतलब ऐसे। ठीक, मतलब पी डाइपोल मोमेंट है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, और दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको मतलब पी कॉस थीटा नॉट को हम डॉट प्रोडक्ट के तौर पे पी डॉट ई भी लिखते हैं। तो सिंपल हमें फॉर्मूला जो याद रखना है, इसमें सिंपल ये फॉर्मूला याद रखना है, पर थोड़ी सी चीज़ें समझनी जरूरी थी। याद क्या रखना है कि
potential energy of dipole placed in uniform electric field is given by minus PE cos theta naught, जहाँ पे theta naught is the angle between dipole moment and electric field. थीटा नॉट इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये थीटा नॉट है. इस नॉट पे एंगल मतलब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो ये हो जाता है. ठीक, ये समझ में आया, क्लियर हुआ. ठीक है, ठीक है, आगे प्रस्थान करते हैं. अगला टॉपिक है कंडक्टर. तो देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर मतलब ये क्या होता है. ठीक, तो ये होता है बेसिकली, अब ये मतलब ये एक तरह से अपने आप में एक छोटा सा टॉपिक ही है. इसमें हम पढ़ते क्या हैं कि लेट से अगर कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर पे अगर चार्ज दिया जाए तो क्या क्या चीज़ें होती हैं. मतलब कंडक्टर बेसिकली किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में या फिर उस पर चार्ज दिया जाए तो वह कैसे बिहेव करता है, वही चीज़ें हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं. ठीक, तो बारी बारी से कुछ पॉइंट है, कुछ बातें हैं जो कि हमें याद रखनी है, ध्यान रखनी है कंडक्टर के बारे में. तो बारी बारी से देखते हैं. पहला बात कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो. मतलब अगर तुम्हें कोई भी कंडक्टर दे रखा हो तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है, हमेशा ही जीरो होता है. तो इनसाइड द मेटल मीट मतलब कोई मेटल है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी हमेशा. ठीक, ये याद रखना है. ठीक है, एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट. मतलब अगर तुम किसी कंडक्टर के सरफेस पे आओगे तो उस सरफेस पे चाहे सरफेस कैसा भी हो, उस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ऐसा याद रखेंगे. ठीक, मतलब सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हो सकता है, पर वो नॉर्मल होगा और अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं. ठीक, अगला बात, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर. मतलब कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट होती है. ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे. तो यहाँ पे जैसे कि कोई कंडक्टर है तो अंदर जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है. ठीक, ठीक है, अगला बात, एंड हैज द सेम वैल्यू ऑन द सरफेस. मतलब इनसाइड अंदर जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी और वो कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, वो सेम वैल्यू होगा जो कि ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर होगा. ठीक, जैसा कि तुमने स्पेरिकल सेल में देख रखा था कि स्पेरिकल सेल में हमने देखा था कि जो अंदर पोटेंशियल होता है, अंदर जो पोटेंशियल होता है वो सेम एज ऑन द सरफेस होता है. ठीक, अच्छा, तुम इसमें देखोगे पोटेंशियल टू सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर केस में तो अंदर पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने कुछ लिखा है, लेकिन अभी जो पढ़ रहे हैं बोलोगे कि वो तो बोल रहे हो कि कांस्टेंट होता है. तो ये कंडक्टर नहीं है, ये डाइलेक्ट्रिक है. ठीक, तो ये बात ध्यान देंगे. अगर मेंशन नहीं किया गया है कंडक्टर तो तुम डाइलेक्ट्रिक मान के चलोगे. डाइलेक्ट्रिक पे चार्ज कहीं भी हो सकता है और पोटेंशियल अंदर भी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी होता है, लेकिन कंडक्टर में नहीं होता है. तो ये जो फॉर्मूला हमें लिखा है वो डाइलेक्ट्रिक के लिए लिखा है. डाइलेक्ट्रिक अलग चीज़ होता है, कंडक्टर मतलब मेटल वगैरह, डाइलेक्ट्रिक मतलब कुछ भी, मतलब लकड़ी उकड़ी कुछ भी. ठीक, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है और कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट होती है और वो कांस्टेंट वैल्यू किसके बराबर होती है, जो भी पोटेंशियल ऑन द सरफेस होगा उसी के बराबर होती है. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर होगा उतना ही पोटेंशियल हर पॉइंट पे अंदर होगा और वो कांस्टेंट होगा. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे जो किसी कंडक्टर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक, और एन कैप क्या है, एन कैप डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, वो डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है. एन कैप इज अ डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. ठीक, तो ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फॉर्मूला होती है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे सिग्मा क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब क्यू बाई ए, वो सिग्मा होता है, और बाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक, ठीक है. और एक और बात जो कंडक्टर के बारे में ध्यान रखना है कि कोई भी चार्ज तुम दोगे कंडक्टर को
तो वो सारा का सारा चार्ज सरफेस पे चला जाएगा, अंदर कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं रहता है। मतलब ये पूरा का पूरा मेटल है, तो उस पर कुछ चार्ज तुम दोगे तो सारा का सारा चार्ज वो सरफेस पे ही रहेगा, अंदर कंडक्टर के अंदर या फिर मेटल के अंदर कोई भी चार्ज नहीं रहता है। ठीक, तो कोई भी मेटल पे चार्ज दोगे तो वो चार्ज पूरा का पूरा सरफेस पे चला जाएगा। अब वो सरफेस पे अगर सरफेस यूनिफॉर्म है, मतलब पूरा का पूरा स्पेरिकल शेप है, तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर सरफेस कुछ नॉन यूनिफॉर्म शेप का है, ऐसा कुछ शेप का है कि यहाँ पे मतलब कोन, मतलब पॉइंटेड एज है यहाँ पे, तो जो चार्ज होता है वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और जो चार्ज का डेंसिटी होता है वो पॉइंटेड पार्ट पे ज़्यादा होता है। ठीक, मतलब ये जो पॉइंटेड पार्ट है, इस पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होता है, और ये फ्लैट पार्ट पे चार्ज डेंसिटी कम होता है। पर सारा का सारा चार्ज सरफेस पे ही रहेगा कंडक्टर के केस में। ठीक, तो चार्ज डेंसिटी एंड हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब चार्ज डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नज़दीक में कैलकुलेट करोगे वो भी ज़्यादा होगा। इज लार्जर एट शार्प कॉर्नर, जो पॉइंटेड एज होता है, तो अगर कोई पेंसिल शेप का पॉइंटेड एज होगा कोई मेटल और उस पर कोई चार्ज दोगे तो सारा का सारा मोस्ट ऑफ द चार्ज मतलब पॉइंटेड एज पे आके ही कलेक्ट हो जाएगा, और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। ठीक, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी, ऑब्वियस है। ठीक, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ये चीज़ रिप्रेजेंट किया है, और अंदर चार्ज भी जीरो होता है, वो इस डायग्राम में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक, यहाँ पे भी वही बात लिखा गया है। ठीक, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मतलब सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो परपेंडिकुलर होता है सरफेस से। ठीक, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अंदर जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, और वो जिस कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है, मतलब अंदर जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट वैल्यू होता है, और जिसकी जो वैल्यू होती है वो सेम होती है ऑन द सरफेस के, मतलब पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर के बराबर होता है। ठीक, मतलब सरफेस में जो भी पोटेंशियल होगा, जो भी पोटेंशियल की वैल्यू होगी, उसी के बराबर अंदर हर जगह पे पोटेंशियल होगा। ठीक है, इतना क्लियर। एक लंबी सांस लेंगे अगर ये सब समझ में आ गया तो, और आगे बढ़ेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है? डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक में क्या कौन सी बातें जो हमें ध्यान देनी है? डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? मतलब कोई भी बॉडी या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसको डाइलेक्ट्रिक, किसी भी ऑब्जेक्ट को डाइलेक्ट्रिक बोल सकते हैं। अगर वो कंडक्टर नहीं है तो कंडक्टर को भी एक तरह का डाइलेक्ट्रिक बोल सकते हो, पर डाइलेक्ट्रिक वर्ड यूजुअली यूज होता है जो कंडक्टर नहीं होते हैं। ठीक, तो वो एक तरह का ऑब्जेक्ट ही है, मतलब। ठीक, तो अगर मतलब इस केस में ऑब्जेक्ट को हम डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। सॉरी फॉर ढेकार, बिहार के लोगों की आदत होती है ये कि ढकार मतलब आते रहता है। तो अगर लेट से ये कोई डाइलेक्ट्रिक है और किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, तो होता क्या है कि ये डाइलेक्ट्रिक पोलराइज्ड हो जाता है। मतलब इस डाइलेक्ट्रिक पे इधर नेगेटिव चार्ज अपीयर होने लगता है, इधर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होने लगता है। इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है, इस पॉइंट अदर वाले पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है। मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली करता क्या है? डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो चार्ज होते हैं उन पे फोर्स लगाएगा। वो फोर्स लगाएगा तो पॉजिटिव चार्ज पे इधर फोर्स लगाएगा, उसको उधर कर देगा, और नेगेटिव चार्ज पे उल्टा फोर्स लगाएगा तो उसको इस साइड कर देगा। तो डाइलेक्ट्रिक पे इधर नेगेटिव चार्ज जमा हो जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाएगा। अब इस चार्ज की वजह से डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, जिसका डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज होगा, इस डायरेक्शन में होता है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डाइलेक्ट्रिक के अंदर, वो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस पोलराइज्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उल्टा होता है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डायरेक्टली उसका जो फॉर्मूला होता है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई के। हियर के इज नॉट दैट कांस्टेंट, not that constant k, here k is dielectric constant, here k is different k, this is dielectric constant k। dielectric constant का क्या होता है? एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, मतलब एप्सिलॉन क्या? परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अगर ये दोनों को डिवाइड करें तो हमें मिल जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k। ठीक, तो वो के होता है। ये के और जो पहले अभी तक हम के लिखते आ रहे हैं वो दोनों के उल्टा है, मतलब अलग है, उल्टा नहीं है, अलग है। दोनों दो चीज़ है, दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। मतलब ये कन्फ्यूजन का विषय हो सकता है, पर बुक में भी ऐसा ही लिखा रहता है,
कोई वर्ड उनको मिला नहीं दूसरा कुछ यूज करने के लिए, तो के ही यूज कर लिए। तो के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हियर, ठीक, ये बात का ध्यान देंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो दैट इज इक्वल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई के, ठीक। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट बाई के। तो यहाँ से तुम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब कुछ इधर उधर कैलकुलेशन करोगे, इसको इधर लाओगे उसको उधर ले जाओगे तो तुम्हें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिल जाएगा। तो बेसिकली जो याद करने वाला पार्ट है वो यही वाला फॉर्मूला है। ये दो फॉर्मूले मतलब ये ध्यान में रखने हैं, ठीक। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है वो ये होता है, ये बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाई परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। ये क्या होता है? कैपेसिटर क्या होता है कि दो पैरेलल प्लेट जिन पे उल्टा चार्ज हो, उल्टा चार्ज मतलब एक पे पॉजिटिव चार्ज हो एक पे नेगेटिव चार्ज हो, और ये दो चार्ज्ड प्लेट अगर कुछ डिस्टेंस पे सेपरेटेड हैं तो इस सिस्टम को हम कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक। अब कैपेसिटर को इस तरह के सिस्टम को लेट से अगर कोई सर्किट से जोड़ दिया जाए जिसका और इसमें ईएमएफ एक सप्लाई किया जाए लेट से वी का, तो और इस पे जो चार्ज होगा कैपेसिटर पे उसके बीच का जो रिश्ता होता है Q इज इक्वल टू सी भी, ये फॉर्मूला याद रखना है, जहाँ Q क्या चार्ज ऑन द कैपेसिटर, V क्या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, और C क्या कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। C क्या होता है? कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ठीक। मतलब किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटी कैपेसिटी ऐसे समझ सकते हो, पर एक्चुअल में एक कैपेसिटेंस है वो मेजर करना होता है, तो उसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। C नॉट जो लेमन लैंग्वेज में यूज करते हैं वो वाला C नहीं, यहाँ C जो है वो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर है, ठीक। अच्छा, इस कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है? मतलब लेट्स से कैपेसिटर बहुत तरह के होते हैं, यहाँ पे हम अभी फोकस कर रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे। एनसीईआरटी में तो सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है, पर नीट के लिए और भी कैपेसिटर पढ़ने होते हैं तो वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो अभी बस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये फॉर्मूला तो हर जगह वैलिड है हर तरह के कैपेसिटर के लिए, ठीक। लेकिन अब कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है वो फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, जहाँ पे ए इज द एरिया ऑफ द पैरेलल प्लेट, जो इसका एरिया होगा, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, और एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम 8.85 इंटू 10⁻⁻12 वाली वैल्यू, ठीक। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अगर कोई ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो इसके बीच में क्या होगा? बेसिकली ये प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे इस डायरेक्शन में। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। उस सिग्मा बाई एप्सिलॉन, सिग्मा क्या? सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा को तुम Q बाई ए भी लिख सकते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ये भी लिख सकते हो Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे Q क्या चार्ज ऑन द प्लेट, A इज द एरिया ऑफ द प्लेट एंड एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा मतलब ये सरफेस चार्ज डेंसिटी Q बाई ए के बराबर होता है, ठीक। अच्छा, और बातें कुछ पढ़ते हैं कैपेसिटर के बारे में। फोर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस पैरेलल प्लेट पे फोर्स भी लगा रहा होगा, वो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? तो अगर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम किसी एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो दूसरे वाले प्लेट पे फोर्स लगाएगा। मतलब फोर्स लगेगा कैसे? अब ये प्लेट खुद क्या इलेक्ट्रिक फील्ड खुद पे तो फोर्स लगाएगा नहीं, इस प्लेट पे कौन फोर्स लगाएगा? इस प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट पे फोर्स लगाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस ओनली वन प्लेट, पीछे हमने जो पढ़ा ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये प्लस वाला चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, या नेगेटिव वाला चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सेम डायरेक्शन में होगा, क्योंकि प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इधर ही होगा, तो दोनों ऐड होके मतलब सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाते हैं। अगर किसी एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो तो वो आधा हो जाता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट का आधा।
सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन प्लेट, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या, Q इंटू ई। तो चार्ज क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए, मतलब Q सिग्मा क्या होता है Q बाई ए, तो Q क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। तो सिग्मा इंटू ए चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हो जाएगा फोर्स ऑन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इसी को तुम सिग्मा को अगर Q बाई ए लिख दिए तो सब मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करोगे तो Q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसे भी याद रख सकते हो कि फोर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन बाई Q स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यही फॉर्मूला यूज की जाएगी। पर फॉर्मूला आया कैसे वो भी थोड़ा समझ लेंगे, फील ले लेंगे तो थोड़ा मज़ा आ जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम पे। अच्छा, अब ये तो फोर्स हो गया। अब ये फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया क्या होता है, प्रेशर। तो हम प्रेशर भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस प्लेट पे कितना प्रेशर लग रहा है। तो इस फोर्स को अगर हम एरिया से डिवाइड कर दें, एरिया से डिवाइड कर दें, एरिया से डिवाइड कर दें, तो ये चीज़ प्रेशर बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तुम, तो यहाँ से एरिया से डिवाइड करोगे तो एरिया एरिया कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल बचेगा क्या, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर प्रेशर का फॉर्मूला हम सिग्मा के टर्म्स में लिखें, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में लिखें, तो प्रेशर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐसा हो जाएगा। ठीक, तो प्रेशर ऑन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला ये हो जाएगा, ये याद रखेंगे, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है। अच्छा, पैरेलल प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अंदर कुछ एनर्जी भी कंटेन किए रहता है। उस एनर्जी को बोलते हैं एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब तो जो भी तो कैपेसिटर जो है वो भी कुछ एनर्जी कंटेन किए होगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में बेसिकली होता यह है कि कुछ एनर्जी स्टोर्ड होता है। कुछ एनर्जी स्टोर्ड को बोलते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, और हम डिफाइन करते हैं एनर्जी डेंसिटी, मतलब इन टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। और ये एनर्जी डेंसिटी जो होता है उसका फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जहाँ पे ई क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, और एप्सिलॉन नॉट क्या, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला ये हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। लेकिन इसको अगर हम अदर टर्म्स में लिखें तो अदर जो फॉर्मूला होता है एनर्जी डेंसिटी का, या फिर अगर एनर्जी, ये तो हो गया एनर्जी डेंसिटी। अगर हम सिर्फ एनर्जी का फॉर्मूला लिखें, ये हो गया एनर्जी डेंसिटी, वेयर यू इज द एनर्जी डेंसिटी। अगर हम सिर्फ एनर्जी का फॉर्मूला लिखें, सिर्फ एनर्जी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, लेट्स से हम बेसिकली होता ये है कि स्मॉल यू और कैपिटल यू यूज किया जाता है। तो हम यहाँ पे सिंपल मैं एनर्जी ही लिख दे रहा हूँ, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। वो फॉर्मूला होता है Q स्क्वायर बाई 2C या फिर हाफ CV स्क्वायर। तो ये भी एक फॉर्मूला याद रखना है कि एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C, जहाँ पे Q इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। अब Q यहाँ पे पॉजिटिव में लिखे हैं तो यहाँ भी पॉजिटिव में ही लिख देते हैं, एंड C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। और अदर फॉर्मूला कैन बी हाफ CV स्क्वायर, जहाँ C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर और V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। तो ये भी फॉर्मूला याद रखना है एनर्जी का। ये है एनर्जी और ये है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। ठीक, और ये जो एनर्जी स्टोर्ड होता है कैपेसिटर में, वो स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो ये भी ध्यान में रखेंगे कि एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर और बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में एनर्जी स्टोर्ड हुआ रहता है। ठीक, अच्छा ठीक है। अब कुछ खुरापाती करते हैं। खुरापाती क्या करते हैं कि अब डाइलेक्ट्रिक मतलब कैपेसिटर के अंदर ये जो बीच वाला खाली जगह है, इस खाली जगह में कुछ डाइलेक्ट्रिक घुसेड़ देते हैं। अब डाइलेक्ट्रिक घुसेड़ देंगे तो उसका जो कैपेसिटेंस होगा वो चेंज हो जाएगा। तो वो कैसे चेंज होगा तो वो कैलकुलेट करते हैं, वो देखते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो लेट से कोई एक कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर के बीच में हम एक डाइलेक्ट्रिक ठूंस दिए अंदर, जिस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। अब ये K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ना कि वो 9 × 10⁻⁹ वाला कांस्टेंट नहीं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला कांस्टेंट। ठीक, तो जो कैपेसिटेंस होता है, जो कि पहले A एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता था, अब हो जाएगा A एप्सिलॉन बाई डी, और एप्सिलॉन जो होता है वो K एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है।
तो जो अब जो कैपेसिटेंस है वो के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी के बराबर हो जाएगा, जहाँ पे ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इज द प्रीवियस कैपेसिटेंस, मतलब डाइलेक्ट्रिक के बिना जो कैपेसिटेंस था वो सी था, तो अब जो कैपेसिटेंस होगा वो के टाइम्स ऑफ सी हो जाएगा, के सी हो जाएगा, के टाइम्स बड़ा सी हो जाएगा। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। तो मतलब अब जो कैपेसिटेंस है वो के गुना हो जाएगा पिछले वाले कैपेसिटेंस के तुलना में, ठीक। अच्छा, ये तो था कि डाइलेक्ट्रिक जितना का खाली जगह है पूरा में ही पूरा डाइलेक्ट्रिक, मतलब पूरा ही जगह में डाइलेक्ट्रिक घुसेड़ दिए थे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के था। अगर कैपेसिटर प्लेट के बीच में कोई पतला डाइलेक्ट्रिक घुसेड़े, मतलब पूरा जगह वो ना छेके, सिर्फ टी थिकनेस का ही हमने डाइलेक्ट्रिक डाला है, जबकि टोटल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट है वो डी है, तब कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? अगर वो कैलकुलेट करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है, नया वाला जो सी होगा वो ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी इंटू टी इंटू 1 माइनस 1 बाई के के बराबर होता है, जहाँ पे डी क्या डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, टी क्या थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, और के क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक। टी थिकनेस, तो ये मतलब फॉर्मूला हो जाता है। कुछ अजीब सा फॉर्मूला है पर डायरेक्ट याद रखेंगे, प्रॉब्लम कुछ कुछ जो आते हैं सॉल्व करने में मदद मिल जाती है, ठीक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इंड्यूस्ड चार्ज ऑन डाइलेक्ट्रिक। अब होता क्या है कि जैसे हमने पहले देख रखा था, अगर किसी डाइलेक्ट्रिक को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर एक चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है। ये हमने यहाँ पे देखा था डाइलेक्ट्रिक वाले केस में। तो यहाँ भी अगर कैपेसिटर प्लेट के अंदर कोई तुम अगर डाइलेक्ट्रिक घुसेड़ रहे हो, तो कैपेसिटर प्लेट के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और तुम डाइलेक्ट्रिक अगर घुसेड़ोगे अंदर तो उस डाइलेक्ट्रिक पे भी चार्ज आ जाएगा, जिस चार्ज को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। तो यहाँ पे कैपिटल क्यू जो है वो चार्ज ऑन द कैपेसिटर है, जो हमने डाइलेक्ट्रिक घुसेड़ा और उस पर उल्टा चार्ज आएगा। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट्स से ई नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैपेसिटर है, तो वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक के लिए, और उस फील्ड की वजह से डाइलेक्ट्रिक पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, ठीक। अब इसकी वजह से एक उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर हो जाएगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डाइलेक्ट्रिक के अंदर, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैपेसिटर प्लेट, कैपेसिटर का जो प्लेट है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाइलेक्ट्रिक के लिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, ठीक। और हम जानते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई के के बराबर होता है, जहाँ के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल, ठीक। अच्छा, अब अगर हम ई नॉट की वैल्यू लिखें तो ई नॉट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट या फिर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। हमने पहले भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट जो होता है वो क्या सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा को हम क्यू बाई ए भी लिख सकते हैं, तो वो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैपेसिटर ही यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? अब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से आया है, ठीक। तो तुम ऐसा भी देख सकते हो कि ये जो दो प्लेट हैं और उन पर कुछ चार्ज है, ठीक, और उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू इंड्यूस्ड चार्ज डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक। ये इंड्यूस्ड चार्ज जो है वो दैट डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट इज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। अब तुम ई नॉट की वैल्यू यहाँ पे रखोगे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे रखोगे, या ई नॉट की वैल्यू यहाँ पे रखोगे और सब कैलकुलेट करोगे, तो जो इंड्यूस्ड चार्ज का फॉर्मूला आएगा वो आएगा, मतलब इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द डाइलेक्ट्रिक का जो फॉर्मूला आएगा वो टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट इंटू 1 माइनस 1 बाई के। तो इंड्यूस्ड चार्ज इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट इंटू 1 माइनस 1 बाई के, दैट इज द चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द डाइलेक्ट्रिक। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर तुम्हें फॉर्मूला कैलकुलेट करना हो तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो। ई आई को उधर लेके जाओगे, इसको इधर लेके आओगे, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 1 माइनस 1 बाई के, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक। पर सिंपल ये होगा कि ये वाले फॉर्मूले याद रखो, ये इंट्यूटिव है, मतलब
थोड़ा कॉमन सेंस से समझ में आता है ये वाला फार्मूला। और ये डायरेक्ट फार्मूला याद रखो, इंड्यूस्ड चार्ज इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन द प्लेट इंटू 1 - 1/k, वेयर k इज द डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, q इज व्हाट, इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द डाइलेक्ट्रिक। जो भी टर्म्स है यहाँ पे नीचे अंग्रेजी में लिख दिया गया है, ताकि बाद में जब तुम नोट्स रेफर करोगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा कि क्या लिखा हुआ है, क्या अंग्रेजी में लिखा हुआ है। ठीक है, आखिरी पड़ाव पे लगभग हम आ चुके हैं। थोड़ी देर और संयम बनाए रखेंगे और हम डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे थोड़ी देर और। अब जैसे स्टार्टिंग में कैपेसिटर के स्टार्टिंग में बोला था कि कैपेसिटर बहुत तरह के होते हैं। अभी तक हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले रहे थे, जो कि 90% केस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही आता है, पर कभी कभी कुछ उटपटांग कैपेसिटर भी दे देता है। जैसे कि एक होता है स्पेरिकल कैपेसिटर, मतलब इसको समझने के लिए ये वाला फोटो यूज करते हैं। जैसे अगर दो पैरेलल प्लेट जो कि स्पेयर के शेप में है, दो स्पेरिकल प्लेट ले लें और उस पर चार्ज दे दे, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज, तो ये भी एक तरह से कैपेसिटर बना देता है। मतलब ये भी जो कॉम्बिनेशन है इसको भी एक तरह से कैपेसिटर ही बोलते हैं। इस कैपेसिटर को हम बोलते हैं स्पेरिकल कैपेसिटर। ठीक, तो इस केस में कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें बहुत सारे अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग फॉर्मूला होता है, बारी बारी से देखते हैं। पहले लेट से अगर एक सिंगल स्पेयर है और उस पर कोई पॉजिटिव चार्ज दिया गया हो, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग तुम ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एक बहुत बड़ा स्पेयर है जिस पे नेगेटिव चार्ज है, और वो ये स्पेयर और वो इनफाइनाइट डिस्टेंस वाला स्पेयर दोनों मिलके एक कैपेसिटर बना रहा है। तो इस केस में उसका जो कैपेसिटेंस होगा दैट इज गिवन बाई 4πε0 इंटू आर, जहाँ पे 4πε0 कॉन्स्टेंट है और आर क्या, रेडियस ऑफ दिस स्पेरिकल सेल, जो भी स्पेयर है उसका आर सेल। ठीक, तो वो कैपेसिटेंस हो जाएगा आइसोलेटेड स्पेरिकल सेल का या फिर आइसोलेटेड स्पेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अगर दो स्पेरिकल सेल आपस में हो और एक पे पॉजिटिव चार्ज और बाहर वाले पे लेट से नेगेटिव चार्ज दे रखा हो, अंदर वाला जो सेल है उस पर पॉजिटिव चार्ज हो और बाहर वाले सेल पे नेगेटिव चार्ज हो, तो जो कैपेसिटेंस होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो 4πε0 AB डिवाइडेड बाई B माइनस A, जहाँ पे A इज द रेडियस ऑफ इनर सेल एंड B इज द रेडियस ऑफ आउटर सेल, ये होता है। ठीक, तो ये होता है स्पेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जब अंदर वाला सेल पॉजिटिवली चार्ज हो और बाहर वाला सेल नेगेटिवली चार्ज हो, मतलब बाहर वाला सेल ग्राउंडेड हो, अर्थिंग बाहर वाले सेल को किया गया हो, तब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये हो जाएगा। अगर अंदर वाले सेल को अर्थिंग किया हो, मतलब अंदर वाले सेल पे नेगेटिव चार्ज हो और बाहर वाले सेल पे पॉजिटिव चार्ज हो, तो इस केस में जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है 4πε0 B² डिवाइडेड बाई B माइनस A। ठीक, जहाँ पे B इज द रेडियस ऑफ आउटर सेल एंड A इज द रेडियस ऑफ इनर सेल, पिछले वाले की तरह ही। ठीक, तो ये तीन फॉर्मूला बेसिकली याद रखना है। ठीक, स्पेरिकल कैपेसिटर के लिए यूज आ सकता है। और होता है एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक, मतलब ये सब चीज़ें बोर्ड में तो नहीं है, मगर बोर्ड के लिए मतलब अगर ये वीडियो देख रहे हो, जैसे कुछ समय बाद बोर्ड शुरू होने वाला है, तो उसके लिए ये सब चीज़ें इग्नोर कर सकते हो, ये बोर्ड का पार्ट नहीं है, पर नीट के प्रॉब्लम में कभी कभी यूज हो जाता है। ठीक, अच्छा, अगर कोई एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, मतलब दो सिलेंड्रिकल बॉडी अगर कुछ दूरी पे सेपरेटेड हो, ठीक, और उनमें लेट से अगर अंदर वाले पे पॉजिटिव चार्ज हो बाहर वाले पे नेगेटिव चार्ज हो, तो ये भी एक तरह से कैपेसिटर बना लेता है। तो इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा, तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो होगा 4πε0 L डिवाइडेड बाई ln B माइनस A। ln मतलब log टू द बेस E, log टू द बेस समथिंग टू द बेस E इज ln समथिंग, सिंपली ऐसे लिखा जाता है। ln B बाई A, जहाँ पे B क्या, रेडियस ऑफ आउटर सिलेंडर, A इज द रेडियस ऑफ इनर सिलेंडर और L इज देयर कॉमन लेंथ, जो भी लेंथ ऑफ दोनों का लेंथ बराबर ही होगा तो वो कॉमन लेंथ L हो जाएगा। ठीक, तो वो L इज द कॉमन लेंथ बिटवीन देम। ये बाल बार बार नीचे कहाँ आ रहा है, मंटी का बन जा रहा है।
ठीक है, तो ये सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है और ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। अगर कैपेसिटर को ग्रुप कर दिया जाए तो ग्रुप दो तरीके से किया जा सकता है, या तो सीरीज SERIES, सीरीज का स्पेलिंग गलत लग रहा है कुछ, SERIES, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अगर बहुत सारे कैपेसिटर ऐसे सीरीज में कनेक्टेड हों और पूरा का पूरा इधर किसी पोटेंशियल या किसी सोर्स से कनेक्टेड है, तो इस केस में होता है जब भी कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर जो होता है वो सेम होता है। तो व्हेन द कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम एंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट इज गिवन बाई 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ऐसे जोड़ते जाएंगे जितने कैपेसिटर हैं तो हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस की बोले तो सारे इसके अगर पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसके V2 है, V3 है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऐड करेंगे V1 + V2 + V3, तो हमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड है, मतलब कोई एक बैटरी है और उससे ऐसे C1 C2 C3 ऐसे कनेक्टेड है, तो इस केस में क्या होता है, पैरेलल का मतलब ही होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच डिवाइस विल बी सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे डिवाइस क्या है, कैपेसिटर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर जो होगा वो सेम होगा। और जो C इक्विवेलेंट मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो C1 + C2 + C3 के बराबर हो जाता है। ठीक, अब इसमें चार्ज जो होगा वो तीनों पे अलग अलग होगा, इस पे चार्ज Q1, इस पे चार्ज Q2 और इस पे चार्ज Q3, तीनों पे चार्ज अलग अलग हो सकता है, सेम भी हो सकता है पर यहाँ पे अलग अलग होता है। ठीक, और जो टोटल चार्ज होगा नेट चार्ज वो Q1 + Q2 + Q3 के बराबर होगा। मतलब जो इन तीनों को मिला के एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनाया जाए तो उस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे जो चार्ज होगा Q नेट वो बराबर होगा Q1 + Q2 + Q3 के बराबर होगा, जहाँ Q1 चार्ज ऑन C1, Q2 इज द चार्ज ऑन C2 और Q3 इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर 3। ठीक, तो ये चीज़ें हो जाता है, यही मतलब ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। और यहाँ पे इस चैप्टर की समाप्ति हुई। ठीक, तो आई होप कि चीज़ें समझ में आई होगी, मज़ा आया होगा देखते समय। चीज़ें समझ में आ रही है, कितनी आ रही है नीचे कमेंट में ज़रूर बताना है। अगर वीडियो देख रहे हो तो बिना बताए नहीं जाना है, क्योंकि उससे हमें चीज़ें समझ में आती है कि करना क्या चाहिए और कैसे करना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए। ठीक, अब वीडियो के शुरुआत में बोली गई थी कि कुछ अंतिम क्षणों में अगला कौन सा चैप्टर अपलोड होने वाला है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के पहले ही, तो वो चैप्टर है। अब एक भाई ने बोला था, भाई का नाम कुछ सौरभ था और एक फाइटर भाई थे कोई, मतलब नाम में ही फाइटर कुछ था, तो उन भाई के अकॉर्डिंग उनको चाहिए ऑसिलेशन और वेव चैप्टर क्लास 11th का। तो अगला जो चैप्टर अब ऑसिलेशन और वेव दोनों रिलेटेड ही है, मतलब तो पहले हम ऑसिलेशन का थोड़ा सा मतलब रिलेटेड है, ज़्यादा भी नहीं है, तो पहले हम ऑसिलेशन करेंगे और फिर वेव करेंगे। तो जो अगला चैप्टर होगा वो ऑसिलेशन आएगा क्लास 11th का, जिसको सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहीं कहीं पे बोला जाता है। मेरे को लगा कि रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रहा है, एकदम से धक से हो गया कि पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर दिया और रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं किया। रिकॉर्डिंग स्टार्टेड है, कोई बात नहीं। तो अगला जो चैप्टर है वो ऑसिलेशन आएगा और उसके बाद वेव चैप्टर आएगा। ठीक, तो ये दो चैप्टर आगे आने वाले हैं, बिफोर बोर्ड एग्जाम ही ये अपलोड होंगे, कुछ दिनों में अपलोड होंगे। और भी कोई दूसरा चैप्टर चाहिए तो नीचे कमेंट में बता सकते हो, कुछ भी चीज़ें वो भी चैप्टर अपलोड तुरंत कर दी जाएगी। ठीक, और नहीं तो बाकी जितने जो भी चैप्टर बच रहे हैं इन सभी को कंप्लीट करने के बाद तो वो जैसे ही तुम्हारा बोर्ड एग्जाम खत्म होगा धड़ाधड़ एक एक चैप्टर रोज या फिर मर्ज में आना शुरू हो जाएगा। और ये तो 1 शॉट सीरीज हो गया, इसके अलावा भी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी वीडियो प्लानिंग की जा रही है। तो जैसे ही तुम्हारा बोर्ड खत्म होगा अनाउंसमेंट उसका भी किया जाएगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे किया जाए। तो ढेर सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे नीट के लिए। तो जो भी तुम्हें नीट 2026 के लिए जो फिजिक्स चाहिए होगा वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे दी जाएगी एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पे तुम्हें सब सारी चीज़ें मिलेगी नीट से रिलेटेड, मतलब कहीं और चीज़ें देखने या फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर तुम ये चीज़ फॉलो कर रहे हो फॉर योर नीट एग्जाम। ठीक, थियरी के साथ साथ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन शुरू होगा आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम, अभी तो तुम बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक, तो ठीक है, ज़्यादा बकवास और टाइम नहीं लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, और पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हेल्थ पे ध्यान देना, बहुत ज़रूरी है।
और मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। इस समय मेंटल हेल्थ थोड़ा गड़बड़ा सकता है, यूजुअली गड़बड़ ही रहता है, तो उस पर भी ध्यान देते रहना है। ठीक, ज़्यादा सोचना वोचना नहीं है, मतलब बेसिकली ज़्यादा सोचोगे तो उतना ही मेंटल हेल्थ ख़राब होगा। चुपचाप काम करते रहना है, और चुपचाप काम करते रहो, काम करते रहोगे तो फल मतलब उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। अगर काम नहीं करोगे, सिर्फ सोचते रहोगे, तो सोचने से कुछ नहीं होता है इस दुनिया में। काम हमें करना पड़ता है इस दुनिया में। ठीक, तो काम करने पे ध्यान देंगे, सोचने पे ध्यान ज़्यादा नहीं देंगे। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, और पढ़ाई करते रहो।